नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और कल की गिरावट के बाद बाजार में आज रिकवरी देखने को मिल रही है और कल है बजट। और बजट के पहले ये जो राज की रैली है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्या बजट को ध्यान में रखते हुए इस समय कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या फिर बजट के दिन बाजार में गिरावट देखने को मिलेगी, अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी पर अगले एक घंटे बातचीत करेंगे। इसके अलावा खबरों वाले शेयरों में हम जानेंगे कि कौन से शेयरों में देखने को मिल रहा है एक्शन और आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। साथ ही वाह क्या आईपीओ है हमारा खास सेगमेंट, उसमें जानेंगे कि इस समय जो आईपीओ खुला हुआ है उसमें आपको पैसे लगाने चाहिए या फिर नहीं लगाने चाहिए। और आखिरी में होगा चुन चुन के का सेगमेंट। तो बने रहिए अगले एक घंटे हमारे साथ लगातार। और अब रूबरू करा देते हैं आज के खास मेहमान से आपको। हमारे साथ संतोष जी मौजूद हैं, संतोष सिंह जी, मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत सर आपका आज के इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 150 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी सर इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है कल की गिरावट के बाद। इसे क्या आप एक खरीदारी का मौका मान रहे हैं? इसे क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करने का समय है, क्योंकि बाजार काफ़ी ऊंचा है और बजट एक बड़ा इवेंट है। ऊपर से यूएस पे फेड के जो कमेंट आएंगे उस पर भी सबकी निगाहें लगी हुई हैं। आपकी टिप्पणी सर मौजूदा स्थिति पर बाजार की। देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से सारे मार्केट में वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी को देखकर थोड़ा सा जो है बैकफुट पे रहना चाहिए, क्योंकि एक दो बड़ा कट हमने देखा है लास्ट के तकरीबन 7-8 दिनों के अंदर में। और उसी तरह से मार्केट लेकिन रिवाइंड भी किया है। आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि कहाँ पर सीलिंग रेजिस्टेंस निफ्टी पे दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 21,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होंगे गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी के लिए, कि उसके ऊपर निफ्टी जाकर टिकता है कि नहीं। और जो भी शंकाएं या चिंताएं हैं इन्वेस्टर्स के मन में, मुझे लगता है कि अगर उसके ऊपर मार्केट चलता है तो नई ऊंचाइयों को छूने की ताकत रखेगा। लेकिन क्योंकि फॉर्मेशन नेगेटिव हैं और जब तक 21,800 के ऊपर मार्केट नहीं चलता है, तब तक मुझे लगता है कि साइड लाइंस पे ही रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक जरूर रहे इंडेक्स पे, लेकिन अभी भी जो है स्थिति नेगेटिव रही है और अभी तक है, जब तक कि 21,800 के ऊपर नहीं जाता है। बैंक निफ्टी में हमने एक अच्छा रिवाइंड देखा है लास्ट के 4-5 ट्रेडिंग सेशन में, कि निचले स्तरों से काफी अच्छी रिवाइंड हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है कि 46,800 मतलब 700-800 पॉइंट ऊपर जाकर वहां पर उसका एक लिटमस टेस्ट होगा कि क्या बैंक निफ्टी में भी वो सारी चीजें जो कि निफ्टी में होंगी 21,800 के पास, यहाँ पर भी कुछ देखने को मिलता है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि लेवल्स के लिहाज से इंडेक्स पे आपको साइडलाइन रहना चाहिए, लेकिन स्टॉक में काफी तेजी है। साइडवेज स्टॉक कह लें, तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो विद सर्टेन परसेंटेज डेफिनेटली आप लगाकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारे सवाल जो है कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हमारे पास एकत्रित हो जाते हैं। शफीक अंसारी साहब कह रहे हैं कि नमस्कार विपुल जी, नमस्कार संतोष सर, आज मेरा कोई प्रश्न नहीं है लेकिन बहुत इंतज़ार रहता है कार्यक्रम को देखने का, समझने का। मनी नाइन की टीम का शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अंसारी साहब। और कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने जिस तरह की टिप्पणी की है, निश्चित रूप से ये ऊर्जा बढ़ाने वाली टिप्पणी है और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में बने रहने के लिए। एस पांडे साहब का सर पहला प्रश्न आया है और इनका प्रश्न है देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर। देवयानी इंटरनेशनल के इन्होंने 500 शेयर लिए हुए हैं और इनकी खरीद का भाव इन्होंने बताया है 186 रुपये के भाव पर, और कह रहे हैं कि आगे के लिए क्या यहाँ पर लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। पांडे साहब 2-3 दिन से प्रश्न पूछ रहे हैं, उनका प्रश्न अभी तक हम डिस्कस नहीं कर पाए हैं, लेकिन आज जो है इनका प्रश्न अवश्य डिस्कस में लेकर के आते हैं। 182 रुपये का भाव इस समय देखने को मिल रहा है और जो इनकी खरीद का भाव है वो है 144 का। तो यहाँ 30-40 रुपये इनको देवयानी में मिल रहे हैं सर। आज 4% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि थोड़ी सुस्ती देखने को मिली है, करीब एक महीने में करीब 5-6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 6 महीने में 6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। सुस्त चाल रही है, लेकिन आज अभी ये मुनाफे में है। आपकी राय क्या होगी? मुझे लगता है कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आपको ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह से इनके प्रमोटर्स की पेडिग्री है, बिजनेस को बहुत अच्छी पैठ है इनकी उस बिजनेस में। और जिस तरह के रेस्टोरेंट चैन चलाते हैं ये, मुझे लगता है कि जो पिज़्ज़ा हट आप खाते हैं, डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट, ये पिज़्ज़ा के दो डुओपोली मार्केट है इंडिया में, और उसमें एक जो है पक्ष इनके पास है। डेफिनेटली डोमिनोज जो है वो लोगों की चाहत ज़्यादा है। लेकिन सेम चीज़ अगर देखें, दूसरी तरफ अगर देखें, जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस या रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है, वो इनके खुद के 3 रेस्टोरेंट हैं, जो है वांगो, क्रश
और एक और मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, ये तीन तरह के इनके अपने खुद के रेस्टोरेंट चेन हैं जो कि आपको मॉल्स में या फिर एयरपोर्ट लॉन्जेस पे मिलेंगे। तो इनका रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है गोइंग फॉरवर्ड। चूंकि इन्फ्लेशन थोड़े बढ़े हुए हैं, कंपनी के मुनाफे में जो है वो एक वोलेटिलिटी दिख रही है। लेकिन जिस तरह से जो जो कन्वर्जन टूवर्ड्स जो है क्यूएसआर की तरफ ज्यादा हो रहा है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ, और लोगों की जो चाव है, खाने की जो चाहत है फास्ट फास्ट फूड की, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके लिए मुझे लगता है कि बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न काफी अच्छा रहने वाला है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो लंबी अवधि के निवेशक की तरह आप बने रह सकते हैं। जी, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और अहमद अली जी की टिप्पणी आई है। अहमद अली जी कह रहे हैं कि विपुल जी और संतोष जी को प्यार भरा खम्बा खड़ी, और कह रहे हैं आपका शो बहुत ही लाजवाब है और आपके शो को मैं प्रतिदिन प्रमोट कर रहा हूं। मेरी शुभकामनाएं आपको और पूरी बनी नाइन टीम के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब, और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्रेम ऐसे ही बना रहे। हमारी यही इच्छा है कि और आप लोगों की उम्मीदों पर हम लगातार खरे उतरते रहें। हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की जो राय है उससे आप लोगों को मुनाफा हो, यही हमारी जो है चाहत रहती है। चलिए, हमारे साथ केतकी जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। केतकी जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार केतकी जी, कहाँ से बोल रही हैं? बड़ौदा से बोल रही हूँ सर। बड़ौदा से? ओह, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जगह है मैम। केम छो, सब हाँ मजा में? हाँ, मजा में सर। चलिए बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं, और बनी नाइन के कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत बढ़िया सर, मैं तो वेट करती हूँ कि कब 1 बजे और प्रोग्राम चालू होता है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए प्रश्न आज का क्या है आपका? सर SGVN मैंने लिए हैं जी। 130 पे। SJV आपने लिए हुए हैं 130 पे, कब लिए हैं? हाँ, दो दो दिन पहले ही लिए। 2 दिन पहले लिए हैं। और और कितने हाँ, और अभी क्या करें, होल्ड 50 कितने शेयर समय है तक होल्ड मेरे कर पास। सकती हैं वैसे आप? हाँ, कितने समय तक होल्ड कर सकती हैं SJVN को आप? नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले ही लिया है। नहीं नहीं, लेकिन कब तक अब होल्ड कर सकती है मैं मैम? क्या नजरिए, ट्रेडिंग के लिए हाँ, लिया है, 1 मंथ, इन्वेस्टमेंट के 1 लिए मंथ, लिया है, क्या हाँ, क्या सोच के 1 लिया है? मंथ, 1 या 2 मंथ कर सकती हूँ सर। 1 ईयर के लिए, चलिए बहुत अच्छी बात है ये, कि 1 साल तक होल्ड कर सकती हैं। पूरे पावर पैक के अंदर हमने शानदार मूव देखा है। चार्ट्स आपके सामने है SJVN का, आप देख सकते हैं किस तरह की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 1 महीने के अंदर महत्व जो है 40% से ज़्यादा ये शेयर भाग चुका है। पिछले 6 महीने में 125% का रिटर्न इसने दिया है। सर, काफ़ी रैली आ चुकी है और इन्होंने काफ़ी ऊपर जा कर के लिया है, तो थोड़ा सा डर तो है, लेकिन अच्छी बात ये 1 साल का नज़रिया है। और पावर क्षेत्र के अंदर हम लगातार देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिली हुई है। SJVN पे आपकी राय क्या होगी? करंट लेवल पे 130 पे लिया है और 130 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि पावर सेक्टर गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरह से हमारे यहाँ पे डिमांड पावर सेक्टर की होने वाली है, वो काफ़ी रोबस्ट रहेगी। और सरकार की कुछ कंपनियां हैं जो कि रिन्यूएबल स्पेस में है, उसमें वन ऑफ द कंपनी है SJVN, सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, ये है। और दूसरी NHPC एक कंपनी है। और इन दोनों कंपनियों ने आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा जो है क्षमता विस्तार की बात की है। और इनकी बैलेंस शीट को अगर आप देखें तो जो करंट एसेट है वो तकरीबन 8,500 करोड़ के आसपास है। और जो प्रोजेक्ट इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, CWIP जिसे हम कहते हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 20,000 करोड़ के करीब का प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है जो कि अभी तक कमीशन नहीं हुआ है। मतलब जो है कमाई भी यहाँ से 2 गुना से ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक में आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में काफ़ी अच्छी तेजी रहेगी। आपको लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए। आपने मौजूदा स्तर पे लिया है तो मैं कहूंगा कि अगर कोई सब्सटेंशियल करेक्शन होता है तो थोड़ा मैम को और ऐड कर लें निचले के स्तरों पर। काफी विस्तार की योजनाएं, मुझे काफी आशान्वित हूँ कि आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न आएगा इसमें। जी, तो आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। NHPC और SJVN, ये तमाम शेयर ऐसे हैं जिसमें कि काफ़ी अच्छा विस्तार योजना है, जैसे संतोष जी बता रहे थे, और यहाँ पर अच्छे रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं। और करण कामरा साहब का प्रश्न आया है। कह रहे हैं विपुल सर नमस्कार, ओरिएंट ग्रीन पावर में क्या फ्रेश एंट्री की जा सकती है? पावर पे लगातार प्रश्नों की झड़ी लगी हुई है, और 2-3 दिनों से खासतौर से हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सवाल जो है, चाहे वो NHPC पे हो, SJVN पे हो, काफ़ी सारे सवाल आते हुए। ओरिएंट ग्रीन पावर आज अपर सर्किट लग गया है यहाँ पर 5% के आसपास का, और 25 रुपये 85 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिन में 16% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। मोमेंटम में है शेयर। सर, पिछले 6 महीने में डबल हो चुका है शेयर ये।
ओरिएंट ग्रीन पावर को कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? फ्रेश एंट्री करना चाह रहे हैं, किन लेवल्स पे एंट्री की जा सकती है? क्या करंट लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है? आज तो खैर अपर सर्किट लग गया है। देखिए, थोड़ा वैल्यूएशन जो है जिस तरह से दिख रहा है कि स्टॉक में थोड़े वैल्यूएशन थोड़े हाई हैं, तो मैं नहीं कहूँगा कि आप लें, लेकिन अगर मोमेंटम को आप चेज कर रहे हैं तो उसमें ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल से भी यहाँ पर कुछ गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि दिख रहा है कि एटलीस्ट 5 से 7 रुपए और यहाँ से इसमें बढ़ सकते हैं। जो कि ग्रीन स्पेस में है, और कंपनी की कमाई जो नतीजे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। टीटीएम बेसिस जो ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस है, वहाँ पर भी बहुत अच्छी कमाई कंपनी ने की है। लास्ट क्वार्टर की का रिजल्ट अगर देखें, जो सितंबर क्वार्टर का रहा है, उसमें भी काफ़ी दमदार नतीजे थे। तो और आने वाले दिनों में, जैसा मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि पावर में काफ़ी डिमांड रहेगी, तो इन स्तरों पे अगर ले सकते हैं थोड़ा ही लें। निचले स्तरों पर मिले तो आपको ऐड करना चाहिए। मोमेंटम काफी अच्छा लग रहा है कि यहाँ से भी 5-7 रुपए और बढ़ सकता जी, चलिए, तो ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच रचित सक्सेना जी का प्रश्न आया है एसजीवीएन के ऊपर। सर, अभी थोड़ी देर पहले एसजीवीएन पे चर्चा हुई है, तो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद आप देख सकते हैं, या जो है थोड़ा पीछे जा करके। और एसजीवीएन पे सकारात्मक रुख है संतोष जी का, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले समय में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा नीरज कुमार जी कह रहे हैं देवयानी इंटरनेशनल के ऊपर, उस पर भी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है, तो अगर आप थोड़ा पीछे जा करके कार्यक्रम को देखेंगे तो आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसके अलावा श्रवण चौधरी जी कह रहे हैं जय श्री राम विपुल जी, मनी9 बैकएंड टीम, और सर जी संतोष जी को भी जय श्री राम। तो आपको भी जय श्री राम सर। और इस बीच मनीषा जी की टिप्पणी आई है कि जितनी तारीफ आपके शो की जाए उतनी कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी, इतने प्रेम भरे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरीके से आप लोग अपनी दुआएं, अपनी प्रेम को ऐसे ही बरकरार रखिए। इस बीच चलते हैं अब अगले दर्शक के पास। परवेज साहब का सवाल ले लेते हैं, परवेज खोखर साहब का। और ये कह रहे हैं उदयपुर सीमेंट के बारे में इनका प्रश्न है। कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टॉप लॉस और लॉन्ग टर्म के लिए क्या होने चाहिए और टारगेट क्या होने चाहिए, ये जानना चाह रहे हैं। इन्होंने लिए हैं या नहीं लिए, ये इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। तो एक बार जरा अगर आप अपनी टिप्पणी कर करके बता देंगे कि आपने किस भाव पर लिए हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन फिलहाल उदयपुर सीमेंट पे एक राय ले लेते हैं। सर, सीमेंट सेक्टर को लेकर के क्या राय है आपकी? अभी अगर हम देखें 39 रुपये के आसपास चल रहा है। मुझे नहीं पता इन्होंने किस भाव पर लिए हुए हैं। आज 1% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि एक रैली देखने को मिली थी, 15-16% चला है शेयर एक महीने के अंदर। 6 महीने में करीब 53-54% का रिटर्न देखने को मिला है। आपकी राय सर, उदयपुर सीमेंट? देखिए, इसमें भी कंपनी में भी काफ़ी बड़ी जो है विस्तार की योजनाएं हैं, और कंपनी इस पे काम कर रही है। कंपनी ने काफ़ी पैसे भी एलोकेट किए हैं, तकरीबन जो है 1100 करोड़ रुपए एलोकेट कर रखा है इन्होंने। और करंट जो मौजूदा इनके पास एसेट है वो तकरीबन 700 करोड़ है। मतलब मौजूदा जो है उससे मोर देन डबल जो है कैपेसिटी करने वाली है ये कंपनी। तो आने वाले दिनों में ये कैपेसिटी ऐड होगी, कंपनी के कामकाजी मुनाफे और बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में गुंजाइश हो सकती है। तो मौजूदा स्तर पे थोड़ा लें, गिरने पर जो है ज़रूर इस पे नज़र रखी जा सकती है और वहाँ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। जी और ये कंपनी जो है वो जेके लक्ष्मी ग्रुप की कंपनी है, मैं आपको बता दूं। जी, चलिए, तो ये आपके लिए राय फिलहाल परवेज साहब निकल करके आई है। इस बीच हमारे एक दर्शक है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन जो आईडी इन्होंने बनाई है न्यू भोजपुरी सॉन्ग के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बना दी है। और कह रहे हैं कि सर एनबीसीसी के बारे में बताएं। 132 शेयर के भाव पर इन्होंने लिए हुए हैं, 132 के भाव पर लिए हुए हैं, और 75 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। कह रहे हैं आगे इसका क्या भविष्य देखने को मिल रहा है। एनबीसीसी में पिछले कुछ दिनों में कुछ एक खबरें भी थी, उसके चलते एक मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला था। आज भी हम देख रहे हैं कि हरे निशान में है, ऑलमोस्ट फ्लैट है। और इनकी खरीद जो इन्होंने बताई है हमें, वो ली हुई है इन्होंने 132 पे। अभी थोड़ा सा नुकसान इन्हें ज़रूर हो रहा है, 127 का भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी ऊपर लिया आपने सर। शेयर में काफ़ी अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। एक महीने के अंदर 56% का रिटर्न शेयर ने दिया है, और पिछले 6 महीने में 176-177% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से ऊपर गया है, और आपने बिल्कुल पीक के आसपास लिया है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा आपको। लेकिन संतोष जी से पूछते हैं कि वहाँ पर क्या राय निकल के। सर, बहुत सारे ऑर्डर्स की खबरें थी यहाँ पर, बीच बीच में आती रहती हैं, और उसके चलते एक अच्छा मोमेंटम भी यहाँ पर देखने को मिला है एनबीसीसी में। आपकी राय क्या होगी सर? जरूर, इन्होंने जैसा आपने बताया कि काफी ऊपरी स्तर पर जाकर लिया है, और अर्निंग्स जिस हिसाब से विपुल जी स्टॉक प्राइस बढ़ी है, उस हिसाब से अर्निंग्स में ग्रोथ नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अगर कहीं भी अर्निंग्स में कोई भी थोड़ा सा भी अगर हिकअप्स आते हैं तो स्टॉक प्राइस में बड़ा करेक्शन हो सकता है। केवल और केवल जो पर्सपेक्टिव है इन्वेस्टर्स का टूवर्ड्स
PSU या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की तरफ चेंज हुआ है, उसके कारण जो है इसका लाभ इस कंपनी को मिला है। लेकिन अर्निंग्स के अहेड ऑफ जो है अर्निंग्स काफ़ी स्टॉक चल चुका है। तो मैं कहूँगा कि एक स्टॉप लॉस जरूर बना के रख लें। 5 to 7% का एक स्टॉप लॉस बनाकर जरूर बने रह सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम एज अ होल अभी भी मार्केट में है। तो मोमेंटम को राइड करने के लिए एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो केवल दें। अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रही है स्टॉक में। जी, अर्निंग सपोर्ट नहीं कर रही है इस शेयर में, तो ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। इस बीच 200 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ अब लाइव पे जुड़े हुए हैं, और आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मित्रों, परिवारजनों को, अपने जो इष्ट मित्र हैं, ऑफिस के कलीग हैं, उनके साथ इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो है इसका लाभ ले सकें, और महीना इनका परिवार है जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो सके। चलिए इस बीच संदीप जी से बातचीत कर लेते हैं। संदीप जी नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। समीर जी नमस्कार। जी सर नमस्कार सर। हेलो। हाँ हेलो सर, आपकी आवाज़ आ रही है, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं, पहले तो ये बताइए। सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ, पटना से सर। और संतोष जी को भी सर मेरा नमस्कार सर। सर मेरे पास ना परवेग। हेलो। हाँ जी, आवाज़ आ रही है सर आपकी जी। सर मेरे पास परवेग का है ना 1060 पे मैंने शेयर लिया है सर। 100 शेयर बहुत लॉस में है अभी सर, क्या करेंगे सर उसमें? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं इसे आप? सर मेरा तो नजरिया शॉर्ट टाइम का था, लेकिन लॉस में हो तो क्या करूंगा, 6 महीना वेट कर लेंगे सर। अच्छा और सर चलिए। मेरे पास एक रेल टैक्स का भी सर शेयर है, उसमें भी सर अभी लॉस में है सर। रेल टेल किस भाव पे ले ली सर? रेल में तो सब हर आदमी मुनाफे में है, आप नुकसान में कैसे आ गए? बहुत ऊपर लिया आपने लग रहा है, किस भाव पे लिया आपने? रेल टैक्स सर मैंने 220 पे ले लिया था सर। रेल टैक्स मैको रेल है कह रहे हैं कि रेल टेल कह रहे हैं आप? सर रेल टैक्स सर। रेल टैक्स के नाम से तो मुझे मतलब पता नहीं आपने कौन सा शेयर लिए रेल हुए। है हुआ, चलिए टैक्स रेल। हाँ, टैक्स मैको जी रेल सर होगा। चलिए चलिए ठीक है। टैक्स रेल। चलिए ठीक है, पहले प्रवेग पे जरा बातचीत कर लेते हैं। और जब भी आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी शेयर लें सर, तो एक स्टॉप लॉस जो है अवश्य जो है लगा करके रखें, ताकि जो है निर्णय लेने में आसानी हो, नुकसान कम हो। चलिए अब आपने 1060 पे लिया है, 100 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है आपको, और आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी बढ़त है, 1-1.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि शेयर में रैली अच्छी रही है, एक महीने के अंदर 22-23% शेयर चला है, लेकिन और 6 महीने में करीब डबल हो गया है। थोड़ा सा ऊपर आपने ले लिया है। चलिए खैर कोई बात नहीं, पूछते हैं संतोष जी से क्या राय रहेगी। सर एक तो इन्होंने टैक्स रेल ले रखा है, और दूसरा प्रवेग पे जो है इनकी राय है, जानना चाह रहे हैं कि अभी नुकसान में है, क्या करना चाहिए सर? जो पहला शेयर इन्होंने बताया था परवेज, मैं खोज नहीं पा रहा हूँ, अगर उनसे एक दोबारा पूछें कि क्या नाम है। PRAVEG, प्रवेग, प्रवेग लिमिटेड, PRA। VEG, प्रवेग लिमिटेड। ये अच्छा पिछले प्रवेज, 6 ओके महीने में ओके। करीब अच्छा। करीब 100% बढ़ चुका है सर। ये ओके। मिला सर आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ, हॉस्पिटलिटी और रियल एस्टेट में है कंपनी है। जी अब देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इन दिनों चूंकि हॉस्पिटलिटी या रियल एस्टेट के काम काफ़ी अच्छे हुए हैं, नतीजे भी, नतीजन जो है अगर आप देखें तो अच्छे आ रहे हैं। लेकिन लास्ट के 2 क्वार्टर अगर आप देख लें कंपनी के, तो रिलेटिवली थोड़े कम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी जो है गलती की है, क्योंकि महंगा भी शेयर है। अहेड ऑफ वैल्यूएशंस 111 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे लिया है। मतलब कमाई जितनी है उससे वैल्यूएशन 111 टाइम ज़्यादा है। ईवी एबिटा जिसे हम एक मापदंड मानते हैं, वो 60 टाइम्स ज़्यादा लिए हैं इन्होंने। तो ये सारी चीज़ों को देखकर लगता है कि ये शेयर इनमें महंगी खरीदारी है। तो जितने जल्दी से जल्दी हो सके कम से कम लॉस में इनको निकलना चाहिए। जहाँ तक टेक्सटाइल की बात है, टेक्सटाइल में अगर प्रॉफिट है तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बुक करना चाहिए। क्योंकि अगेन सेम चीज़, सेम विद दी कंपनी की, इसमें अगर आप देखें स्टॉक पी सपोर्टिव नहीं है ज़्यादा। ऑल्दो इनके पास डिकेड्स में सबसे बड़ा जो है ऑर्डर बुक है कंपनीज के पास। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कह लें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इतना ऑर्डर दिया है वैगन का। इन सारी कंपनियों को, टेक्सरेल बोल लें चाहे और टीटागढ़ वैगन बोल लें, जुपिटर वैगन बोल लें, ये तमाम कंपनियों का काफ़ी ऑर्डर है। लेकिन अगेन काफ़ी चल चुका है स्टॉक। तो आपको, अगर आपके पास पुरानी होल्डिंग है, मुझे लगता है कि 197 के नीचे अगर जाता है तो आपको सोचना चाहिए कि एक बार प्रॉफिट बुक कर लें इसमें। जी, तो ये राय आपके लिए फिलहाल निकल करके आती हुई। इस बीच जगदेव शेखों जी की टिप्पणी आई है, प्रश्न इनका आया है। कह रहे हैं सर, हेलो सर, आपका शो मैं हर रोज़ देखता हूँ, ग्रुप में शेयर करता हूँ।
मेरे पास जो है टाटा पावर के शेयर इन्होंने कल लिए हुए हैं और इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं 329 रुपये के भाव पे। अब जानना चाह रहे हैं अब क्या करें, सेल करें या फिर अभी रुक जाएं। तो टाटा पावर निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर शेयर ने दिए हैं, आज 1% ऊपर है और पिछले कुछ दिनों में शानदार मूव यहाँ पर टाटा पावर के शेयर में देखने को मिला है। पिछले एक महीने में करीब 17% और पिछले 6 महीने में 63-64% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। 329 पे इन्होंने लिए हुए हैं सर। अब प्रॉफिट में है अच्छे खासे, करीब करीब 60 रुपये का प्रॉफिट पर शेयर इनको हो रहा है यहाँ पर। अब ये जानना चाहते हैं किन लेवल्स पे एग्जिट किया जाए। पावर क्षेत्र में सर काफ़ी अच्छी मजबूती देखने को मिली। अभी हमने SJVN पे बातचीत की, NHPC पे बातचीत की और अब जो है टाटा पावर। पावर क्षेत्र को लेकर के आपकी क्या उम्मीदें हैं और इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें की जा सकती हैं और ख़ासतौर से टाटा पावर पे इनकी क्या रणनीति होनी चाहिए, जानना चाहते हैं। देखिए, पावर सेक्टर में जिस तरह की विपुल जी डिमांड उभर कर आई है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो गति है, जो GDP की गति है, वो काफ़ी तेज से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो एक स्लो डाउन कह लें, एक तरह से जो है स्टैग्नेटिंग ग्रोथ है, लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आई है। और उसमें खासकर एनर्जी की डिमांड और जिस तरह से PLI स्कीम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ना, वो कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड को काफ़ी ज़्यादा जो है पुश किया है। इसीलिए अगर आप देखें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एंडेवर था कि हमको ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, वो थोड़ा सा बैक बर्नर पर चला गया है, क्योंकि डिमांड अचानक से इतनी आई है कि उनको कोल के थ्रू जो थर्मल एक्सपेंशन था वो करना पड़ रहा है। और जो है डिमांड काफ़ी रहेगी। मुझे लगता है कि बजट में अगर आप देखें तो ये चूंकि वोट ऑन अकाउंट बजट होगा, तो शायद जो है प्राय जो है सरकारें वोट ऑन अकाउंट में बहुत सारा चीज़ें नहीं करती हैं। जो काम चलाऊ खर्चे होते हैं उनको पास किया जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट हो कि हम आने वाले हैं इलेक्शन के बाद, तब जो है वो बड़ी बड़ी योजनाओं का जो है कहते हैं कि उसका घोषणा करती है। अदरवाइज वोट ऑन अकाउंट इज एन एक्सपेंडिचर जो है वो बजट होता है। लेकिन चूंकि डिमांड इतनी ज़्यादा रहेगी और टाटा पावर के बारे में जो बात है, कंपनी का जो शिफ्ट है टूवर्ड्स ग्रीन की तरफ काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को ले लें, या फिर अगर आप कह लें ईवी में जो ईवी नहीं, ये क्या बोलते हैं, सोलर पैनल में जो EPC होते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा काम कर रही है। और हमने आपके चैनल पर 300 रुपए के आसपास से बराबर ये कहे जा रहे हैं कि ये स्टॉक में काफ़ी तेजी होगी। और मैनेजमेंट देखें, अगर नवंबर में ही जब 260 रुपए के आसपास भाव था, तो उन्होंने कहा था कि आने वाले 3 सालों के अंदर में हमारी रेवेन्यू दोगुना होगा, EBITDA दोगुना होगा और पैट भी दोगुना हो जाएगा। मैनेजमेंट जो इतना कॉन्फिडेंट है, और हम टाटा के मैनेजमेंट को सीरियसली लेना चाहिए हमें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है अपने टारगेट को स्टिक करते हैं और काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें डबलर, मतलब 260 से आप समझ लें कि डबल हो जाना चाहिए एटलीस्ट 2 सालों में स्टॉक। तो आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक। होल्ड करना चाहिए। और चूंकि ऊर्जा क्षेत्र में बातचीत हो रही है और सवालों का सिलसिला ऊर्जा क्षेत्र पे लगातार बना हुआ है सर, एक और हमारी दर्शक हैं, वो फ़ोन पे बातचीत नहीं कर पा रही हैं, दुबई से उन्होंने मैसेज भेजा है। सादिया जी हैं, जरा उनका प्रश्न जो है दुबई से जो आया है वो जरा देखते हैं। इनके पास भी सर टाटा पावर के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 200 शेयर 220 के भाव पर इन्होंने खरीदे हैं। अब ये दोबारा एंट्री करना चाह रही हैं। किस भाव पर एंट्री करना सही रहेगा ये जानना चाह रही हैं कि पहले से तो है शेयर इनके पास और अच्छे प्रॉफिट में है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है रिटर्न जो है इनका। और अभी क्या, अगर दोबारा एंट्री करनी हो तो क्या करंट लेवल पे एंट्री की जा सकती है टाटा पावर में? देखिए, चूंकि जैसा मैंने कहा कि हम, अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, 2 से 3 सालों का है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े स्टैगर्ड वे में करें, ताकि आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स नीचे की तरफ हो। हमेशा जो है परचेज, क्योंकि जब भी हम कोई भी स्टॉक बेचेंगे वो हमारे हाथ में नहीं है, इट्स मैटर और आउटकम ऑफ द मार्केट, लेकिन खरीद हमारे हाथ में होती है। तो खरीद को हमको बहुत बारीकी से देखना चाहिए कि हम किस प्राइस में कौन सी चीज़ खरीद रहे हैं। तो खरीदने के लिए मैं कहूँगा कि थोड़ा लें, अभी वेट करें कि मार्केट में कोई करेक्शन या स्टॉक में कोई करेक्शन होता है या नतीजों की बदौलत अगर कोई करेक्शन होता है, तो आपको निचले स्तरों पर लेना चाहिए। क्योंकि लंबी अवधि का जो नजरिया है, जिस तरह से पूरा सेक्टर जो है लाइमलाइट में है और कंपनी काफी एंडेवर कर रही है इन सारी चीजों को, तो थोड़ी थोड़ी करके जरूर ले सकते हैं। जी, चूंकि सर पावर क्षेत्र में बातचीत हो रही है तो इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं और कोशिश करेंगे कि आज मनी मास्टर का थंब भी जो है इसी क्षेत्र पर लगाया जाए। तो आपसे जानना ये चाहेंगे कि
अभी अगर पैसे लगाने हो, निवेश करना हो पावर क्षेत्र को देखते हुए, जैसा कि आप भी काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं, उसमें क्या सरकारी कंपनियों पर दांव लगाना चाहिए या निजी कंपनियों पे? क्योंकि अदानी पावर है, टाटा पावर है, एनएचपीसी है, एनटीपीसी है, आरईसी, पीएफसी, इन सब ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। फ्रेश बाइंग अगर करनी हो तो इन जो 5-6 कंपनियां हैं, पीएफसी, आरईसी, एनटीपीसी, टाटा पावर, अदानी पावर, इनमें से आपके पसंदीदा 1-2 शेयर कौन से होंगे अगर पावर क्षेत्र में एंट्री कर लेनी हो तो? देखिए, पावर के इकोसिस्टम को आपको समझना होगा कि क्या कौन सी कंपनी कहाँ क्या चीजें कर रही हैं। तो सबसे पहली चीज आप समझें कि कौन सी चीज ज्यादा लगेगी। तो जैसे कि हमने टाटा पावर के बारे में कहा और उन्होंने मैनेजमेंट ने विजन दिया। दूसरी ओर अगर आप देखें कोल इंडिया के बारे में, जो कि एक तरह से कहा जाता था कि पाइथन है, पाइथन मतलब बहुत धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन आप देखें इन दिनों, चूंकि जैसा मैंने कहा कि कोल में डिमांड काफी बढ़ी है, थर्मल डिमांड काफी ज्यादा आई है। और इंडिया में जो कोल हम जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो सबसे ज्यादा कोल इंडिया करता है, और कोल इंडिया को बोला गया कि आप मैक्सिमम सप्लाई पावर प्लांट को देंगे। तो और जो जो हमारे पास जो है कह लें कि इन्वेंट्री एट पावर प्लांट 6 दिनों की 7 दिनों की हो गई थी, अब वापस से 13-14 दिनों की हो चुकी है। और गवर्नमेंट कह रही है कि आने वाले दिनों में जो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम कोल इंडिया काफी ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी माइनर्स के पास हो सकती है इसी को स्पेस में। दूसरी स्पेस हो सकती है जहां पर कि सोलर पैनल जो लगता है, क्योंकि आने वाले दिनों में रिन्यूएबल पर फोकस काफी ज्यादा है, और सोलर पैनल की तरफ में टाटा पावर इज वन ऑफ देम। उसके बाद अगर आप देखें तो बोरोसिल रिन्यूएबल है, महंगी है थोड़ी कंपनी, थोड़े से जो है इनके नंबर्स उतने अच्छे नहीं है, बट आई थिंक अगर आपको नीचे मिलता है बोरोसिल रिन्यूएबल, ये पैनल बनाते हैं, इस कंपनी को देखा जा सकता है। एनएसपीसी और जो है अभी एसजेवीएन की बात कर रहे थे, इन दो कंपनियों को देखा जा सकता है, क्योंकि इनमें भी काफी बड़े ह्यूज एक्सपेंशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी फोकस है, तो इन कंपनियों को भी देखा जा सकता है। जी, तो ये पावर क्षेत्र पर लाइव निकल करके आती हुई, और अब इस समय 300 से ज़्यादा दर्शक जो है संतोष जी हमारे साथ लाइव पे जो है जुड़े हुए हैं। लगातार दर्शकों की संख्या बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और जितना हो सके कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम की पहुंच बढ़े। और ये सिर्फ यूट्यूब के आंकड़े हैं, बाकी फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम लाइव हैं, तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जरा मोहम्मद अंसार साहब से बहुत देर से हमारे साथ बड़े हुए हैं और उनको काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। अंसार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं अंसार साहब, आप बताइए कैसे हैं? और क्षमा चाहते हैं आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा इस। जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देखता हूं सर जी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तकरीबन अरे 4-5 शुक्रिया। दिन से देख कहाँ रहा से हूं। बोल रहे हैं अच्छा अंसार लगता साहब है आप? सर जी। दिल्ली से सर जी। अच्छा, दिल्ली से ही हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए कभी स्टूडियो आइए हमारे और मुलाकात करते हैं आपसे। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? जी सर जी, मेरा ये है कि मैंने ना इन्फीबीम इंफ्रा 500 शेयर लिया सर जी, 34 के भाव पे। इन्फीबीम एवेन्यूज के नाम से होगा ना? इन्फीबीम इंफ्रा जो 34 के भाव पे चल रहा है सर जी। हाँ वो लिया बिल्कुल था। बिल्कुल। आपने किस भाव पे लिए? 34 पे लिए हैं? जी सर। अच्छा, नजरिया क्या है आपका? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर 2 साल। साल 2 साल? जी सर। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। और कुछ दिन पहले ही कंपनी के रिजल्ट्स आए थे और वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छा मूव देखा था, और करीब 41 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी का मुनाफा रहा था और 900 करोड़ रुपए के आसपास की कंपनी की आय रही थी। अभी अगर देखें तो शेयर में अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है पिछले कुछ दिनों में। आज भी 3.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक महीने के अंदर 60% से ज़्यादा का रिटर्न। देखिए जरा किस तरीके से चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। शानदार मूव, शानदार नतीजे। और 34 पे आपने लिया है, 1 रुपये 1.5 रुपये आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। सर साल 2 साल का नज़रिया है, नतीजे अच्छे रहे हैं, अभी क्या होल्ड करना चाहिए इनको? देखिए, कंपनी अच्छी है और जिस स्पेस में है वो भी अच्छा है। केवल इशू इसमें था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू थे, जो कि कई सालों पहले क्रॉप अप हुए थे इन्फीबीम एवेन्यूज के साथ, तो उसको लेकर मेरा थोड़ा अप्रिहेंशन रहता है इस कंपनी पे। लेकिन सिमिलर टाइप ऑफ कंपनी का अभी आईपीओ चल रहा है, जिसमें हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। जो बीएलएस ई सर्विस है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस, पेमेंट गेटवेज, या कह लें कि सरकार की बहुत सारी योजनाओं को जो है लोगों तक पहुंचाने की, और उससे अपना जो है ये प्रॉफिट वहां से इनको बन के आता है। मेरे को केवल अप्रिहेंशन इसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू को, जो कुछ साल पहले क्रॉप अप हुआ था, उसके कारण है। और उसके बाद देखा जाए तो इसमें देखिए काफ़ी कह लें कि मार्जिन की गिरावट हुई है, लेकिन रेवेन्यू भी काफ़ी तेज बढ़े हैं कंपनी के। और जो है
कंपनी के नतीजे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन महंगा थोड़ा दिख रहा है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा जो आईपीओ चल रहा है, अगर वो आपको मिल सकता है तो वो काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद होगा। तो ये राय निकल करके आती हुई, तो विकल्प आपके पास खुले हुए हैं, नुकसान में आप हैं नहीं, तो चाहे तो एग्जिट करके दूसरी जगह एंट्री कर सकते हैं। चलिए सुनीता शेखर जी से जरा प्रश्न ले लेते हैं। सुनीता जी कह रही हैं इंडसइंड बैंक के शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, 100 शेयर इनके पास हैं, 1156 के रेट पर हैं। कह रहे हैं कि संतोष जी की राय चाहिए, लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है। इंडसइंड बैंक सर इन्होंने लिए हुए हैं, और ये जानना चाह रही हैं कि क्या नज़रिया होना चाहिए। 1156 के भाव पर लिए हुए हैं इन्होंने इंडसइंड बैंक के शेयर, और अभी जो अगर हम बात करें तो जो मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है वो 1539 का देखने को मिल रहा है। लंबी अवधि का नज़रिया है, अच्छे प्रॉफिट में है, 1100 की खरीद है और 1500 से ऊपर का भाव इस समय देखने को मिल रहा है, तो अच्छे मुनाफे में है। लंबी अवधि का नज़रिया, आपकी राय? ये डिस्क्लोजर के रूप में बता दें कि ये बैंक हम लोग के पोर्टफोलियो में है यहाँ पर। और दूसरी चीज़ कि अगर आप जो है इस कंपनी को देख रहे हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा लोन बुक है वो ऑटो लोन की तरफ है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इंडिया में ऑटो की बिक्री बढ़ी है कोविड के बाद काफ़ी, तो इस बैंक में भी काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन मिला है। और मैनेजमेंट काफ़ी जो है बुलिश है गोइंग फॉरवर्ड की किस तरह से इसमें ग्रोथ होगी। और एक एक अच्छे जो है पैरामीटर्स की बात वो कर रहे हैं इस जो है मौजूदा क्वार्टर के रिजल्ट के बावजूद भी। अगर आप देखें तो और नंबर्स जो है चूंकि ये क्वार्टर बैंकिंग में थोड़ा सा टमल्टस रहा है, क्योंकि मार्जिन हर बैंकों की श्रिंक हुई है। और जो है कासा रेशियो में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है प्राय सब बैंकों में, इसीलिए गिरावट भी है। लंबी अवधि का नतीजा है तो मुझे मतलब नजरिया अगर है तो आपको ये बैंक रखनी चाहिए। अशोक लेलैंड मतलब हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है ये। प्रमोटर वाइज भी मतलब अच्छे हैं, क्लीन हैं। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है डेफिनेटली आप बने रहें, गिरावट में थोड़ा ऐड भी कर सकते हैं। हम्म तो ये राय फिलहाल जो है निकल करके आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक का प्रश्न जो है वो अदानी समूह को लेकर के आया हुआ है, और ये प्रश्न भेजा है रविंदर बिष्ट जी ने। कह रहे हैं अदानी पोर्ट में इन्वेस्टमेंट करने का क्या ये सही टाइम है? सर अदानी समूह के लिए क्या जो बुरा वक्त था या बुरा दौर था वो क्या पूरा हो गया है? जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से और तमाम जगहों से जो टिप्पणियां आई हैं, हालांकि अभी भी कुछ मामलों को लेकर के सेबी की जांच चल रही है, करंट लेवल पे अदानी समूह के ऊपर आपकी राय क्या है? क्योंकि आपने कई सारे कार्यक्रम किए हैं अदानी समूह को लेकर के, और अब चूंकि कई सारे फैसले आ चुके हैं, तो आपकी राय अदानी समूह पर क्या होगी? और अभी पसंदीदा शेयर आपके कौन से हैं जहाँ पे फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और ख़ास तौर से अदानी पोर्ट पे इनका चूंकि स्पेसिफिक प्रश्न है, एंट्री करना चाह रहे हैं, आपकी राय? देखिए पूरे अडानी समूह की बात करें और बराबर हम इस बात की कवायद करते रहे हैं कि अडानी समूह में अडानी पोर्ट जो है वो सबसे अच्छा बिजनेस है एज ऑफ दिस डेट। क्योंकि उसमें अगर आप देखें कैश जनरेशन काफ़ी अच्छा है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी कंपनी है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो है हाल फिलहाल की लिस्टिंग है वो भी जो है दुओपोली मार्केट, एक तरह से दो कंपनियां हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर आपने सोचना है कि लेने के लिए तो इसमें और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में भी आप जो है इक्वली जो है वहाँ भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट वहाँ भी रखें, क्योंकि दोनों जो है डाइवर्सिफाइड होगा आपका अगर चाहते हैं इसमें तो। दूसरी जो अगर अडानी की कंपनियों के बारे में देखें जहां पर मुझे टेंजिबल जो चीज दिखती है वो अंबुजा सीमेंट होगा। क्योंकि अंबुजा सीमेंट में जैसा दिख रहा है कि काफी बड़े लार्ज जो है या तो वो एक्विजिशन करें या फिर वो एक्सपेंशन करें। और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल ये हो सकती हैं चीजें, तो वो एक पोटेंशियल कैंडिडेट है जहां पर की बढ़ सकती है। तीसरा जो थोड़ा रिस्कियर बेट होगा वो होगा अडानी ग्रीन का, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की तरफ इंडिया में जो फोकस है और जो बड़ी बड़ी जो योजनाएं हैं उसमें वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब टॉप अगर 5 पकड़ेंगे जो बिगेस्ट योजना है इंडिया में ग्रीन करने की वो अडानी ग्रीन की है। और आपको बता दें कि हाइड्रोजन से जो बसें चली हैं वो पहली जो है वो अडानी ग्रीन ने चलाई है। तो इस पर एक्सपेरिमेंट काफी जो है कह लें कि ऊंचे स्तर पर जा चुका है। और ये अगर हाइड्रोजन सक्सेस होता है तो मुझे लगता है कि जो है अडानी ग्रीन वन ऑफ द कैंडिडेट होगा जहां पर कि आपको अच्छे गेन आ सकते हैं। बट अगेन करंट वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो वहां पर महंगा शेयर दिखता है, तो इसीलिए मैं कहूँ ये रिस्कियर बेट होगा। अगर सक्सेस होता है तो काफी अच्छे मुनाफा हो सकते हैं इसमें। जी, तो ये राय फिलहाल अदानी समूह पर निकल करके आती हुई। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कविता जी हैं। कविता जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी, नमस्कार। कहाँ से बोल रही हैं कविता जी आप?
सर मैं भिवानी से बोल रही हूँ, हरियाणा भिवानी से। अच्छा, भिवानी हरियाणा से, बहुत अच्छी बात है कविता जी। हाँ जी। और बताइए कैसे मौसम चल रहा है इस समय भिवानी में? आज तो शीत लहर आई हुई है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है। ओह, ठंडी हवा चल रही है। चलिए खैर, चलिए अब कुछ दिनों की बात और है, उसके बाद तो अब जो है दोबारा जो है हाँ गर्मी जो जी, है हाँ सताने लगेगी। बताइए मैम, क्या प्रश्न पूछना चाह रही हैं आप? सर मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरी 7-8 साल की सेविंग थी 1 लाख रुपए, अच्छा, तो मैं उसको इन्वेस्ट करने की सोच रही थी, तो मुझे मार्केट का इतना पता नहीं था। अभी मैंने आपका शो देखना स्टार्ट किया है। अच्छा, कैसे लग रहे हैं वैसे आपको पूछ मनी रही नाइन के थी कार्यक्रम? शेयर मार्केट में कैसे। बहुत अच्छा लग रहा है सर, मैंने अभी स्टार्ट किया था, अभी कॉल किया और अभी लग भी गया। चलिए मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार कार्यक्रम में बने रहिए, हर रोज बने रहिए, और यही हमारी कामना रहेगी। हाँ ठीक जी है, सर, हाँ जी। आपका प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो निवेश करना चाह रहे हैं, लेकिन अब महत्वपूर्ण बात यह है कि बाजार इतना चल चुका है, क्या अभी पूरे पैसे लगाने चाहिए, थोड़े थोड़े लगाने चाहिए, कहाँ लगाने चाहिए, किन सेक्टर में लगाने चाहिए, वो जरा हम एक बार पूछते हैं यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं संतोष जी, उनसे। संतोष सर, 1 लाख रुपए लगाना चाह रही हैं, और क्या कौन से क्षेत्र ऐसे होंगे जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हालांकि चुन चुन के मैं 1-2 शेयर आप रिकमेंड करेंगे, लेकिन उसके इतर अगर हम बात करें तो चूंकि बजट को भी ध्यान में अगर रखा जाए, कौन से क्षेत्र ऐसे आपको लग रहे हैं कि साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए जहां पर आपको लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, जैसा हमने अब बात कर रहे थे, अभी पावर सेक्टर की डिमांड काफ़ी रहने वाली है। ये एकदम जो है डिमांड है। फिर दूसरी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो जो भी कंपनियां मैन्युफैक्चर कर रही हैं और जो अपकमिंग फैसिलिटीज आ रही हैं, क्योंकि बहुत सालों के बाद अगर आप देखें तो केपेक्स, प्राइवेट केपेक्स रिवाइवल के कगार पर है। और देखें कि जो कंपनियां विस्तार क्षमता, अपनी जो है क्षमता का विस्तार कर रही हैं, वहां पर आपको पैसे लगाने चाहिए। लेकिन चूंकि मार्केट इतना बढ़ चुका है और ये रिटेल इन्वेस्टर है, मैं कहूंगा कि आप धीरे धीरे फूंक फूंक कर कदम रखें, थोड़ा थोड़ा लें जो भी कंपनियां अच्छी लग रही हैं। या फिर ये काम कर सकते हैं कि अगर जो भी बड़ी कंपनियां हैं, पहले अगर आप नए निवेशक हैं तो जो इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसको देखें। जैसे अमूमन तौर पे आप देख लें, एचडीएफसी बैंक है, जो कि अभी नतीजों के कारण और मर्जर के कारण नीचे स्तर पे मिल रहा है। थोड़ा लें, आपको जितना लेना है उसका 20% ही लें। उसको देखते रहें, फिर नीचे अगर घटता है तो लें। बड़ी कंपनियों पर पहले नजर रखें, देखें कि किस तरह से निवेश करना चाहिए। और कई बार होता है कि जब भी हम निवेश करते हैं, बहुत कुछ हमको सीखने को मिलता है कि हमने क्या गलत किया, क्या सही किया, क्या सही वक्त में लिया, क्या ये वक्त सही है। ये सारी चीजें समय के साथ आपको सीखने को मिलती हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा लोगे, आपको वो ट्रेड काफी सिखाता है। प्लस थोड़े फंडामेंटल टेक्निकल्स के बारे में भी जो है धीरे धीरे, चूंकि सोशल मीडिया पे सारी चीजें उपलब्ध हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है ज्ञान से, तो मुझे लगता है कि वहां पर भी जाकर थोड़ी खोजबीन करें और जानें। और बहुत सारे वेबसाइट ऐसे हैं कि जहाँ पे फंडामेंटल चीजें आपको मिलेंगी। तो मैंने एक चीज बताई, जैसे कि बैंक है, आने वाले टाइम पे जिस तरह से बैंक को हम देख रहे हैं कि इंडिया में जो भी एक्सपेंशन होगा या हमारा जीडीपी का एक्सपेंशन होगा, कौन फाइनेंस करेगा? तो डेफिनेटली बैंक्स ही करेंगी। तो उसमें से आपको अच्छी बैंकों को चुनना है। कौन सी कंपनियां बड़ी हो जाएंगी उसको भी देखना है कि वो कौन सी कंपनी हो सकती है जो कि ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो वो धीरे धीरे करके आपको देखना चाहिए। तो सेक्टर वाइज अगर आप देखें, पावर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ग्रीन की तरफ जो पावर जा रहा है वहां पर आपको नजर बना कर रखनी चाहिए। तीसरी चीज सेमीकंडक्टर है। क्योंकि आप नई निवेशक हैं तो मैं नहीं कहूंगा कि आप वेंचर करें, बट हम लोग देख रहे हैं कि अभी सेमीकंडक्टर भी एक अपकमिंग सेक्टर में काफी बड़ा इंडस्ट्री इंडिया में हो सकता है। अभी ईएमएस की कंपनियां लिस्टेड हैं, जैसे केन्स टेक्नोलॉजी, शर्मा एसजीएस, साइंट डीएलएम, इस तरह की कंपनियां हैं जो कि बहुत बड़ी कंपनियां हो सकती हैं आने वाले दिनों में। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखा जा सकता है। बट लेकिन मैं कहूंगा कि रिटेल इन्वेस्टर हैं, आप बड़ी कंपनियों को देखें, छोटी कंपनियों में कम पैसे लगाएं। चलिए, तो कविता जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। एक मुश्त पैसे मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके समय के अनुसार फंडामेंटल देख करके सोच समझ करके पैसे लगाइए, ताकि आपका जो अनुभव है पहली बार का वो काफ़ी शानदार रहे और अच्छे मुनाफे आप कमा सकें। चलिए सर, चूँकि अब हमको अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, बजेंगे स्टॉक्स की तरफ, 2 सवाल रहेंगे और रैपिड फायर की तरह हम चाहेंगे कि आप उसका उत्तर अगर दे पाएँ। एक तो दीप्ति त्रिपाठी जी का प्रश्न आया है आईएफआई इंटरप्राइजेस के ऊपर। मुझे नहीं पता कौन सी कंपनी है, आईएफएल है इंटरप्राइजेस। 700 शेयर लिए हुए हैं, 8 रुपये से इसका जो है शेयर प्राइस कह रही कब तक उठेगा। और दूसरा है जीएमआर इंफ्रा के ऊपर इनका प्रश्न आया हुआ है कि क्या करें विपुल जी, कहाँ चले गए थे, आपके बिना मज़ा नहीं आ रहा था शो में। जीएमआर का क्या करें, 74 में ख़रीदा था मैंने बहुत दिन पहले। तो जीएमआर सर काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर रहा है, जीएमआर एयरपोर्ट के अंदर
अभी 78 के आसपास चल रहा है। आपकी राय क्या होगी GMR के ऊपर? पहले इस पर टिप्पणी कर दीजिए, उसके बाद फिर हम IFL इंटरप्राइजेस पे बातचीत करते हैं। देखिए, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर को तो अगर देख लें तो चूंकि अब अगर आप देखें, एविएशन भी एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि बहुत सारी हरकतें हो रही हैं और बहुत सारे एयरपोर्ट्स जो है नए नए आ रहे हैं। एयरलाइंस में अगर देखें, सबसे बड़ा ऑर्डर टाटा एयरलाइंस, जो टाटा एयरवेज है वो, मतलब एयर इंडिया जो है वो, और दूसरा जो है इंडिगो ने, सब बहुत बड़े ऑर्डर प्लेस किए हैं एयरबस को और जो है बोइंग को। तो उस तरह से दिखता है कि एक सेक्टर एक्सपैंड कर रहा है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से मुझे लगता है कि ये सेक्टर अभी भी जो है थोड़ा पीछे है, और सिमिलर इज द केस ऑफ GMR इंफ्रा। अगर देखें ऑपरेशनल प्रॉफिट में डेफिनेटली कंपनी है, लेकिन चूंकि कंपनी पे इंटरेस्ट की मार काफी बड़ी है, जिसके कारण कि लास्ट क्वार्टर 190 करोड़ का नुकसान था इनको। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी के पास 31,000 करोड़ की बोरोइंग है, और जहां पर बोरोइंग ज्यादा है, मतलब आप अगर चल रहे हैं, आपके सर पे बोझ ज्यादा होगा, आपके चलने की स्पीड कम हो जाएगी, आप थक जाएंगे। और सिमिलर इज द केस ऑफ GMR इंफ्रा।